जब हमने स्टार्ट किया था वी स्टार्टेड विद द स्पेस लैटिस। हमने स्पेस लैटिस को कैसे डिफाइन किया था? इट मे बी डिफाइंड एज अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स और पॉइंट्स इन द स्पेस। एंड इन पॉइंट्स को हमने क्या बोला था? दीज वर कॉल्ड एज अ लैटिस पॉइंट। लैटिस के अंदर पॉइंट्स हैं, उनको हमने बोल दिया लैटिस पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है? इफ़ आई वॉन्ट टू स्टडी अ होल क्रिस्टल और होल लैटिस, मैं पूरा क्रिस्टल को स्टडी नहीं करने बैठूंगा। आई विल लुक इन टू द वट इज द रिपीटिंग पैटर्न इन इट। उसी रिपीटिंग सबसे छोटे पैटर्न को हमने बोला था इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। So what is unit cell? It is the smallest repeating unit in a space lattice, which when repeated over again and again in different direction, it produces a whole lattice. तो अब मेरे पास आया कि अगर मुझे क्रिस्टल को स्टडी करना है, you will have to study unit cell. So now my main motive is to study the unit cell. Now let's define some parameters of unit cell to study the unit cell. अब मेरे पास टोटल 6 पैरामीटर्स यूनिट सेल के आते हैं। वन इज द लेंथ ए अलॉन्ग द वन ऑफ द एज विच इज कमिंग आउट ऑफ द यूनिट सेल। ये कन्वेंशन है, यू हैव टू टेक दीज पैरामीटर्स जैसे मैं शो कर रहा हूँ। दूसरी मेरे पास एज लेंथ है बी, अगेन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड द थर्ड वर्टिकल एज इट इज रिप्रेजेंटेड एज सी। ए के अपोजिट जो एंगल आएगा, एक्सियल एंगल आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। तो याद रख सकते हो, ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, एंड सी के अपोजिट जो बच गया दैट इज गामा। और रिमेंबर दैट ये एक्सियल एंगल जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हों। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज 6 पैरामीटर्स वी डिफाइंड 7 crystal system. Now those 7 crystal system could have 4 type of variations. एक था हमारे पास दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अगर तो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं तो हम उसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे बट अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे। सो नॉन प्रिमिटिव कुड बी डिवाइडेड इनटू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके अंदर बॉडी के सेंटर पे आपके पास एटम होता था। देन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जहाँ पे फेसेस के सेंटर पे होता था। देन हमारे पास था एंड सेंटर्ड, जहाँ पे अपोजिट फेस के एक सेट पे। अपोजिट फेस के देखो 3 सेट होते हैं, फ्रंट और बैक, लेफ्ट एंड राइट वाला फेस हो सकता है और ऊपर नीचे हो सकता है। सो देर आर 3 सेट ऑफ अपोजिट फेसेस। एक सेट में आपके क्या एटम्स लोकेटेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ ईच 7 क्रिस्टल सिस्टम वर एक्सपेक्टेड टू हैव दीज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, बट ये देखा गया कि ये वाले चारों के चारों यूनिट सेल हर केस में पॉसिबल नहीं थे। कुछ कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं थे और कुछ कॉम्बिनेशन हमारे सिमेट्रिकल रीजंस के कारण पॉसिबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक लैटिस को स्टडी किया, इसका यूनिट सेल जो निकल कर आ रहा था इट वॉज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फर्दर स्टडी करने पे इस पे एक और यूनिट सेल जो निकल कर आ रहा था इट वॉज टेट्रागोनल प्रिमिटिव। सो फॉर अ सेम लेटर्स देयर वर 2 पॉसिबल यूनिट सेल्स। अब देखा गया, अब स्टडी किया गया दैट एंड सेंटर्ड इट वायलेटेड द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्यूब। सो हुआ क्या, तो टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल को चूज कर लिया गया। सो ऐसे करके आप एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप नहीं देखते हो। So like that, on combining 7 crystal system with these 4 possible unit cell types, only 14 3-dimensional lattice types were possible. और ये सारा काम किया था Bravais ने, and hence those 14 types of lattices are called as Bravais lattices, जो आप अपने यहाँ पे स्टडी करते हो। So 7 crystal system है, 4 unit cells possible हैं, तो ओवरऑल इनमें से इनका कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास 14 ब्रेवाइस लैटिसेस आते हैं। अब ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी कर रखी। अब यहाँ से तो खास क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल। नाउ रिमेंबर, ये जो हम एटम बना रहे हैं ये कंप्लीटली एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वी हैव टू स्टडी द यूनिट सेल, सो आई नीड टू नो एग्जैक्टली कितने एटम्स यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट। तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। Let's start with a simple or primitive cubic lattice. In the open structure shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In reality,
the atoms are packed much more closely together, as shown in the space-filling model here. The space-filling model shows that the atoms touch along the edges of the cell. By considering the portion of atoms inside the cell boundary, we can generate a unit cell of a simple cubic lattice. From this, it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of its original volume to each unit cell. Thus, the number of atoms in each unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. A body-centered unit cell contains 8 corner atoms. However, there is one more atom at its body center. As a result, the atoms at the corners no longer touch along the edges of the cell in the space-filling model. The unit cell of a body-centered cubic cell is shown here. It is clear that the 8 atoms at the corners contribute 1/8 of their actual volume each. In addition, one atom lies completely inside the cell. Thus, the total number of atoms in a body-centered cubic unit cell is 2. The face-centered cubic lattice consists of 8 corner atoms, just like in the simple and body-centered cubic lattice. It also contains 6 more atoms at the 6 faces of the cube cell. The atoms touch along the diagonals, and each touches 4 corner atoms. A unit cell of a face-centered cubic cell is shown here. It is clear that the atoms at the corners contribute 1/8 of their original volume each. In addition, there are 6 atoms at the 6 faces, which contribute half of their original volume each. The number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. The number of atoms present at the faces per unit cell is equal to 6 atoms at the faces into half an atom per unit cell, which is equal to 3. Thus, the total number of atoms per face-centered cubic unit cell is 4. अब ये वाली चीज़ें तो हमने ऑलरेडी कर रखी हैं. जो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल. अब जनरली हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं मेटल्स की, अलॉयज़ की और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनका हम आइडिया ले सकते हैं बाय टेकिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस. सो हम करते क्या, वी स्टार्ट पैकिंग द स्फीयर्स in such a way that they occupy maximum available space, and that packing is called as the close packing. So हमारे पास कुछ कंडीशन रहती हैं क्लोज पैकिंग के लिए. द फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पार्टिकल्स को एज्यूम किया जाता है दैट दीज आर हार्ड रिजिड स्फीयर्स, एंड सेकेंड वी आर गोइंग टू place the particle in such a way that they occupy the maximum available space, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, to have a maximum density. और जब वो एक दूसरे के जितने भी ज़्यादा पास होंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल भी होंगे, because they have a what intermolecular forces of attraction. Now before studying the close packing, we study it in 3 parts. First we do a packing in 1 dimension. अब 1 dimension में हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे, let's say along the length.
फिर हम 2 डायमेंशन में बात करेंगे। 2 डायमेंशन में हम दूसरा डायमेंशन लेट्स से ब्रेड्थ को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास एक तरह से लेयर बन जाएगी। देन वी विल स्टार्ट स्टैकिंग द लेयर वन ओवर द अदर। इससे हमारा तीसरा डायमेंशनल दैट इज हाइट भी आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा कि मैं 1 डायमेंशन में बात करूं, उसको समझूं, फिर मैं 2 डायमेंशन में जाऊंगा, उसको समझूंगा, उनकी नेमिंग समझूंगा, उनके अंदर जो स्पेसेस बीच में रह जाती हैं वर्ड्स को, उनको समझूंगा। देन वी विल मूव ऑन टू द 3rd डायमेंशन विच इज़ द मेन, जो क्योंकि हमारे सारे क्रिस्टल जो हैं वो 3 डायमेंशन में प्रेजेंट है। तो मेरा वही रोल है कि 3 डायमेंशन को समझना है, उसके लिए मुझे 1 और 2 डायमेंशन को पहले ही समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन के अंदर पैकिंग एक ही तरह से हो सकती है। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज अ रेडी वाला, बिकॉज दिस इज़ योर फादर्स ड्रीम जॉब। अगर पढ़ाई ना करोगे तो रेडी वाला तो बनोगे ही बनोगे। तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ फॉर दिस लेक्चर टू बी अ रेडी वाला एंड यू आर प्लेसिंग द एप्पल्स ओवर द रेडी। सो इस केस में एक ही तरह से प्लेस किया जा सकता है लाइक दिस। एंड रिमेंबर, जब हमने क्लोज पैकिंग शुरू की थी हमने बोला था इट शुड ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस। तो हमने एक दूसरे के जितने पास हो सकें उस हिसाब से हमने 1 डायमेंशन के अंदर पैकिंग कर दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पैकिंग इज 2। नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन पार्टिकल इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज पैकिंग, हमारे नियरेस्ट जो नेबर होंगे वो हमेशा टच कर रहे होंगे। सो आई कैन से कि आप इनमें से कोई भी स्फीयर ले लो, कोई भी आप बीच में से एटम ले लो, जस्ट लुक फॉर द एटम विच आर टचिंग दिस एटम। सो एज यू कैन सी देयर आर 2 एटम्स विच आर टचिंग दिस एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2। लेट्स मूव ऑन टू द 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो देयर आर 2 पॉसिबल वेज। One way is called as the square closed packing and the second one is called as the hexagonal closed packing. You will remember the name, अभी बता देते हैं कि नेम कैसे आते हैं। So let's first study the square closed packing in 2D. अब square closed packing के अंदर फिर से मैं शुरू करूँगा 1 डायमेंशनल पैकिंग से। तो पहले तो मैं 1 डायमेंशन जो पहले की थी वही मैं रख दूँगा। Now दूसरा रो अगर मुझे रखना है, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो वाला रो एग्जैक्टली इसके ऊपर रखूं, एटम्स के ऊपर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं इसके डिप्रेशंस पे रखना शुरू कर दूं। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। दोनों पॉसिबिलिटीज से हमें अलग अलग पैकिंग मिलती। पहले मैं नेक्स्ट रो को एग्जैक्टली फर्स्ट रो के ऊपर रखूंगा। सो सेकेंड रो इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट रो। चलो प्लेसमेंट करते हैं। तो इस तरह से 3rd प्लेसमेंट भी कर देते हैं। सो एज यू कैन सी एटम्स आर horizontally as well as vertically, they are aligned to each other. The spheres have a vertical as well as horizontal alignment. Next, let's talk about the coordination number of this packing. अब coordination number का क्या हमने बोला था कि कितने उसके पड़ोसी हैं, in other words कितने उसको atoms touch कर रहे हैं। So let me take any random, उनमें से कोई भी random atom choose कर लेते हैं। Let's take this atom. अब इसको जो touch कर रहे हैं, let's look at those atoms. So there are 4 atoms that are touching this atom, so the coordination number becomes 4. And the next thing you notice, when you join these atoms, the shape which is formed is a square shaped. Hence, the packing is called as a square closed packing. नेक्स्ट मुझे बात करनी है इस पैकिंग की एफिशिएंसी के बारे में। अब एफिशिएंसी गिव्स मी आइडिया कि आपके एटम्स कितनी % स्पेस कवर अप कर रहे हैं और कितने % स्पेस खाली है। तो उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि ये वाली पैकिंग स्ट्रांग होगी कि स्ट्रांग नहीं होगी, इसकी एनर्जी कैसी होगी। द एफिशिएंसी गिव्स मी द आइडिया। तो इसकी जो एफिशिएंसी निकल कर आती है दैट इज़ 52.4%। इससे मुझे क्या पता चला कि 52.4% जो स्पेस है वो एटम्स कवर अप कर रहे हैं, वेयरएज नियरली अप्रॉक्सीमेटली 48% जो स्पेस है वो बीच में स्पेसेस खाली हैं। तो चलिए इससे दूसरी पैकिंग की बात करते हैं। अब दूसरे में फिर से मैं वही करूँगा, फर्स्ट लेयर तो मैं वैसे ही रख दूँगा। पहली वाली जो पैकिंग के अंदर हमने क्या किया था, हमने दूसरी रो को एग्जैक्टली फर्स्ट रो के ऊपर रख दिया था।
इस केस में क्या करेंगे, हम डिप्रेशन के ऊपर रखेंगे. लेट्स प्ले द सेकेंड रो ओवर द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो. लेट्स स्टार्ट विद द प्लेसमेंट. अगेन द रूल इज सेम फॉर द थर्ड रो, फिर से डिप्रेशन के ऊपर रखेंगे. नाउ द नोटिस वन थिंग, जब आपने डिप्रेशन के ऊपर प्लेसमेंट किया, दिस थर्ड रो के जो एटम्स हैं वो फर्स्ट रो के एटम्स के वर्टिकली अलाइंड हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की. कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अगेन कोई रैंडम एटम चूज कर लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इट्स नेबरिंग एटम्स विच आर टचिंग इट. तो एज यू कैन सी देयर आर 6 एटम्स, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है. एंड वन मोर थिंग, अगर इस शेप को देखो, इट इज़ अ हेक्सागन एंड हेंस द पैकिंग इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. इसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी की. तो इसकी जो एफिशिएंसी आती है, इट इज़ 60.4% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस. और इस लॉजिक को आप समझ भी सकते हो, क्यों? बिकॉज इस बार हमने जो पैकिंग की थी, हमने यहाँ पे डिप्रेशंस के ऊपर एटम्स को प्लेस किया था, तो उसके कारण हमारा ये जो पैकिंग आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है. अब बिफोर मूविंग टू द 3 डायमेंशनल पैकिंग, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फो मैं देना चाहता हूँ जो हमें आगे जाकर काम आएगी. यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसेस बच रही हैं, दीज एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड एज वॉइड्स. एंड स्पेसिफिकली इन दिस केस, दिस वॉइड इज कॉल्ड एज द अ ट्रायंगुलर वॉइड. अब कभी भी किसी वॉइड का नाम रखना हो तो क्या किया करो, जिसके अंदर भी स्पेस है उन नेबरिंग एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन किया करो. नाउ ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज एटम, यहाँ पे मेरे पास जो शेप बन जाता है, इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ट्रायंगल से हमारे पास नाम आता है वॉइड का, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड. तो आपको क्या दिमाग में रखना है फॉर द फ्यूचर केसेस, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो स्पेसेस बचती हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड्स. और ट्रायंगुलर वॉइड्स किन के बीच में बनता है, 3 एटम्स फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस बचती है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स. ये मुझे आगे जाकर भी पढ़ना है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन. नाउ थोड़ा सा अब कंसंट्रेट करना शुरू कर दो. हमने क्या किया, पैकिंग 2 डायमेंशन 2 तरह से की. ओके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वी स्टार्टेड विद द पैकिंग इन 1 डायमेंशन. इससे मैंने क्रिएट की पैकिंग इन 2 डायमेंशन. एक पॉसिबल केस था स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड पॉसिबल केस था दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग आई है, अब इनको मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक करनी शुरू करूँगा जस्ट लाइक दिस टू फॉर्म अ 3D लैटिस. अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब स्टैक करो, दिस कुड बी स्टैक्ड इन अ 2 वे. तो मेरे पास 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 2 तरह की 3D पैकिंग आती है. One is the simple cubic packing and one is the body centered cubic packing. ऐसे ही, if we start with the hexagonal closed packing, we can again form a 2 different kinds of packing. One is the hexagonal closed packing in 3D. देखो नाम सेम है बट साथ में मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ 3D. And one is cubic closed packing. अब ये वाली तो पढ़ के तुम्हें आ जाएगा मज़ा. बहुत सिंपल है, ईजीली तुम विजुअलाइज कर लोगे, इसके अंदर सब कुछ ईजीली पता चल जाता है. और वो सारा मज़ा है ये 2 पढ़ के तुम्हारा वो निकल जाएगा, बिकॉज ये थोड़ी सी तुम्हें विजुअलाइज करने में मुश्किल होती है. बट मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मज़ा तुम्हें ऊपर वाला पढ़ के आया, नीचे वाला भी पढ़ के उतना ही मज़ा आए. तो लेट्स ट्राई. तो पहला शुरू करेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से. स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे बनती है. पहले बनाएंगे सिंपल क्यूबिक पैकिंग और फिर बनाएंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग. ये 2 केसेस करने के बाद फिर से मैं इस टेबल पे वापस आऊँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. 3D पैकिंग फ्रॉम द 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग. एज यू कैन सी, हमने जो ये यहाँ पे लेयर रखी हुई है वो कौन सी है, 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, जिसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. अब बिफोर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर, रिमेंबर दैट जब आपने एक लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का रखा है तो दूसरा लेयर भी आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग का रख रहे हो. ये अपनी मर्जी नहीं है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रख दो, उसके ऊपर स्क्वायर रख दो, फिर स्क्वायर रख दो, ऐसा कुछ नहीं है. यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच गॉट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. एक प्रॉपर ऑर्डर होता है उनका.
सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्केयर क्लोज पैकिंग, तो सारी की सारी लेयर्स जो आप रखोगे वो स्केयर क्लोज पैकिंग की ही रखोगे. नाउ बिफोर प्लेसिंग द स्केयर क्लोज पैकिंग देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो मैं एग्जैक्टली ऊपर रख सकता हूँ या अगेन इन डिप्रेशंस पे रख सकता हूँ. तो फर्स्ट केस सिंपल करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटम्स के ऊपर प्लेसमेंट शुरू करूँगा. तो इफ़ यू प्लेस द सेकेंड लेयर एग्जैक्टली अबाउट द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो चलिए और प्लेस करते हैं. अगर मैं अब 3D में बात करूं, दिस पैकिंग लुक्स लाइक दिस. बढ़िया. अब अगर मैं सबसे नीचे वाली लेयर को अगर मैं नाम दूं, इफ आई से इट एज अ ए लेयर, कैन यू गेस कि ये जो सेकंड लेयर है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर टू द बॉटम लेयर है. तो मुझे इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, ए लेयर. और ऊपर वाला भी सेम है, तो इसको भी मुझे ए बोलना पड़ेगा. एंड दिस ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंपल क्यूबिक पैकिंग. अब इसका नाम समझने के लिए मुझे इसका यूनिट सेल चाहिए. तो इसका यूनिट सेल इफ यू सी, अगर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, दिस यूनिट सेल लुक्स लाइक दिस. अब अगर अभी तक आपको यूनिट सेल कौन सा है ये नहीं पता चला है, जस्ट ज्वाइन द सेंटर्स. अगर ज्वाइन सेंटर करोगे तो आपके पास बन जाएगा जी क्यूब. अभी तक नहीं पता चला है, लेट मी रिड्यूस द साइज ऑफ एन एटम. नाउ यू कैन सी द यूनिट सेल ऑफ दिस पैकिंग इज द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. हेंस द यूनिट सेल क्या है, इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल. नाउ द सेकेंड पॉसिबल केस ऑफ 2D क्लोज पैकिंग इज, ये हमारा NCERT में नहीं है, बस जस्ट मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ. अब इस पैकिंग को अचीव करने के लिए इट हैज़ बीन सीन कि आपको स्केयर क्लोज पैकिंग को थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा. तो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस काइंड ऑफ पैकिंग. फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि आपने एग्जैक्टली सेकेंड लेयर को ऊपर प्लेस किया था. तो इस बार कहाँ प्लेस करेंगे, over the depressions of the first layer. So let's start placing the second layer over the depressions of the first layer. तो as you can see, जब हमने डिप्रेशन पे प्लेसमेंट किया, ये वाला लेयर कुछ पहली लेयर से अलग आ रहा है. अगर मैं इसको नीचे वाले को ए लेयर बोलूँगा, तो इस ऊपर वाली लेयर को आई विल हैव टू से अ बी लेयर बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट लेयर. और इसको अलग कलर से शो करूँगा. लेट मी शो इट बाय अ वाइट कलर. नाउ अगेन द रूल इज सेम कि मुझे अपने लेयर्स डिप्रेशन के ऊपर प्लेस करना है. तो फिर से थर्ड लेयर हम डिप्रेशंस के ऊपर रखते हैं. तो when you start placing the third layer over the depressions of the second layer, you will notice this third layer is coming exactly above the first layer. तो आप क्या समझे, आप समझे कि अब पैकिंग जो है वो रिपीट होनी शुरू हो गई है. इफ बॉटम लेयर वॉज ए लेयर, सेकेंड लेयर को हमने बी बोला, थर्ड एग्जैक्टली सिमिलर आई, वी विल कॉल इट एज ए. इसके ऊपर फोर्थ लेयर पैक करेंगे, वो बी के एग्जैक्टली इक्वल आएगी. तो इस तरह से हमारी ये पैकिंग कहलाती है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एंड दिस ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग. और इस पैकिंग का नाम समझने के लिए मुझे क्या देखना पड़ता है, इसका यूनिट सेल पर देखना पड़ता है. सो लेट्स ट्राई कि अगर आप इसके अंदर यूनिट सेल ढूंढ सकते हो. अब आपको यूनिट सेल का पता चल जाना चाहिए. अगर अभी भी नहीं पता चला है तो लेट मी एक्सट्रैक्ट इन अ 3D फिगर. सो अब तो यूनिट सेल का आपको पता चल गया होगा. सो द यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. हम बॉडी सेंटर्ड को कैसे बनाते हैं, ये एटम सेंटर पे, बाकी एटम कॉर्नर्स. तो एज यू कैन सी, सेंटर वाला एटम तुम्हें वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, फ्रंट वाले चार ये हैं और बैक वाले चार इसके पीछे हैं. तो ये आपका यूनिट सेल क्या हुआ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ दिस इज योर NCERT क्वेश्चन. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC यूनिट सेल. अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो सिंपल पैकिंग से देख सकते हो. पैकिंग से देखना तो बिल्कुल आसान है. कैसे देख सकते हो कि लेट्स टेक, हम ये वाला आइटम ले लेते हैं. इसको देखो कौन कौन टच कर रहा है. ये टच कर रहा है 2, 3, 4. अब जब इसके ऊपर भी जो लेयर आएगी वो एग्जैक्टली वाइट वाली होगी, तो उसके भी 4 एटम्स होंगे.
तो एज यू कैन सी इस एटम को नीचे 4 टच कर रहे हैं और ऊपर भी 4 टच कर रहे हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो पैकिंग तो तुम पेपर पे ड्रॉ नहीं करोगे, ये तो नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पैकिंग करोगे। व्हाट यू विल डू इज यू विल ड्रॉ अ यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल से तुम्हें देख कर पता चलना चाहिए कि आई विल कंसिडर दिस सेंटर वाला आइटम, चलो इसको कौन कौन टच कर रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि इसको ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये 4 टच कर रहे हैं, और ये पीछे वाले 4 भी इसको टच कर रहे हैं। नहीं पता चल रहा है, ये आप देख सकते हो। सो ओवरऑल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। तो आपको कभी भी BCC का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, सो मोस्ट कन्वीनियंट वे जो है कि आप सेंटर वाला एटम कंसिडर करो और इसके सराउंडिंग इसको कौन कौन टच कर रहा है उसको देखो। चलिए लेट्स गो टू द अदर केसेस। तो अब हमने क्या किया? सो वी आर डन विद द स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग से हमने 2 केसेस किए, सिंपल क्यूबिक पैकिंग जिसका यूनिट सेल ऐसा था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग जिसका यूनिट सेल कुछ ऐसा था। अब हमारे पास आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग से हमें शुरू करना है, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 3D बात करनी है और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग इन 3D की बात करनी है। और ये वाले केसेस थोड़े इमेजिन करने मुश्किल हैं, थोड़े विजुअलाइज करने मुश्किल हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना। एंड बिफोर मूविंग फर्दर आई नीड टू अंडरस्टैंड द वॉइड्स। सो पहले वॉइड्स पे ध्यान देते हैं। तो एज वी हैव डन अर्लियर, ये वाले वॉइड को हमने बोला था ट्रायंगुलर वॉइड। रीज़न क्या था कि जो भी एटम्स वॉइड बना रहे हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करो, जो भी शेप बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल से हमारा नाम आ जाता है ट्रायंगुलर वॉइड। ये हमारा हो गया था 2D लेयर के अंदर। अब मुझे मूव होना है 3D के अंदर। लेट्स से कि इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर मैंने एक एटम प्लेस कर दिया लाइक दिस। इफ आई प्लेस द एटम ओवर द ट्रायंगुलर वॉइड, अब ये वॉइड, इसका नाम ट्रायंगुलर वॉइड ना होकर दिस वॉइड इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगेन ऐसा नाम क्यों आया, फिर से देखते हैं। वही काम करेंगे, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और इसका शेप देखेंगे। First, we make the spheres a little smaller in order to understand the shape. Then we join the center of the spheres by straight lines. The shape is a regular tetrahedron. So the void is called tetrahedral void. तो सेंटर्स को ज्वाइन किया, हमारे पास टेट्राहेड्रॉन शेप बनता है। तो उस टेट्राहेड्रॉन से हमारे पास आ जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट एक और पॉसिबल वॉइड्स मुझे करना है। इफ आई हैव अ ट्रायंगुलर वॉइड, और एक और ट्रायंगुलर वॉइड अगर मैं बनाऊं बट विद अपोजिट वर्टिसेस। एज यू कैन सी इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है वो बॉटम की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है। सो इट हैज़ टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। So when we place one triangular void over the other triangular void but in opposite direction, यहाँ पे जो void बनता है it is called as octahedral void. Now why this is called as octahedral void? फिर से centers को join करेंगे और देखेंगे। Here also we make the spheres little smaller, then join the center of the spheres to get the shape. The shape is a regular octahedron. तो हमारे पास शेप क्या बन जाता है? ऑक्टाहेड्रॉन। तो उससे हमारा नाम क्या आता है वॉइड का? दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक चीज़ बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर देती है कि ये वाला स्ट्रक्चर तो इजीली समझ में आ जाता है कि एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड रख दो तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। अब जब मैं आगे जाकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाऊंगा, मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस अरेंजमेंट को मैं थोड़ा सा मूव करूंगा, जस्ट लाइक दिस। लुक एट हियर, ये देखो इस तरह से। फिर से मैं दोबारा देख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया। आई जस्ट मूव्ड द स्ट्रक्चर। मैं ऐसे अगर मूव करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये वॉइड दिखेगा। तुम्हारी बुक्स के अंदर आगे जाकर कुछ वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस तरह से बनाया होगा। उसने 4 एटम्स बनाएंगे और बीच में बोलेंगे कि ऊपर भी एक एटम है, नीचे भी एक एटम है, तो इसके बीच में आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है।
अब बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले तो हमने किया था कि एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड रखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, तो ये कैसे बन रहा है? सो थिंग टू रिमेंबर इज कि आपके पास जब भी 4 एटम्स हों, उनके बीच में स्पेस बन रहा हो, दैट वॉइड विल बी कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड फॉर यू। और जब भी 6 एटम्स हों, उनके बीच में स्पेस हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड जब 3 एटम हो और 2D लेयर हो, उनके बीच में जो स्पेस बचता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर वॉइड। चलो पैकिंग पे अब वापस आते हैं। So we have to now start with the 2D hexagonal closed packing. 2D hexagonal closed packing, I hope तुम्हें अभी तक याद रहेगा। इसके अंदर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था। इसके अंदर हमने जो सेकंड रो प्लेस की थी वो डिप्रेशन के ऊपर प्लेस की थी और हमारा कुछ इस तरह से ये 2D लेयर आई थी। चलो इतना अगर याद है, नाउ I have to place a second layer over this layer. Now before placing the second layer, let's talk about the voids. यहाँ पे as you can see there are 2 kinds of triangular void. ये void को हमने क्या बोला था? These are triangular voids. But ये triangular void 2 तरह के हैं. One of them I have marked with the black color and second I have marked with the yellow color. So एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है. Let me name them. ऊपर वालों को हम नाम दे देते हैं A voids और नीचे वालों को नाम दे देते हैं जी B voids. तो ये भी हमारे A voids ही हैं. These are also A voids जिनको मैंने मार्क नहीं किया अभी तक. And these bottom yellow are the B voids. अब मैं ये इनको अलग इसलिए कर रहा हूँ because now if I start placing the second layer, तो as you can see या तो मैं second layer B के ऊपर रख सकता हूँ और या मैं A के ऊपर रख सकता हूँ. That is why I am differentiating these voids. है तो दोनों triangular voids है, कोई फ़र्क नहीं है. तुम चाहे A से शुरू कर लो, तुम चाहे B से शुरू कर लो, अरेंजमेंट सेम ही आएगा. तो जैसे मैंने नोट्स में शो किया, मैंने A से प्लेसमेंट शुरू किया, तो मैं भी यहाँ पे A से करूँगा. तो चलो प्लेस करते हैं. अगेन रिमेंबर दिस सेकेंड लेयर इज़ ऑल्सो अ 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना. ये मैंने पीछे भी बताया था कि आप हेक्सागोनल पैकिंग से शुरू हुए हो, 2D की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर भी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगा. उसके ऊपर थर्ड रो रखोगे वो भी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की ही रखोगे. नाउ इफ़ यू नोटिस एक नए तरह के वॉइड्स अब मेरे सामने आ चुके हैं, दैट इज C. अब वॉइड्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तो लेट्स नेम द वॉइड्स. अब पहले बात कर लेते हैं A टाइप ऑफ वॉइड्स का. A टाइप ऑफ वॉइड्स को देखो, इनके सराउंडिंग एटम्स देखो. एक तो नीचे ये ब्लू, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्लू इसको सराउंड कर रहा है, और 3 के ऊपर ये ब्राउन वाला या ऑरेंज वाला एटम प्रेजेंट है. तो कैन यू टेल मी ये जब 4 एटम्स एक वॉइड को सराउंड करते हैं तो उस वॉइड को क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब बात करते हैं B की. B के सराउंडिंग एटम्स देखो, यहाँ पे 3 नीचे ब्लू वाले हैं, ऊपर 3 ऑरेंज वाले इसको सराउंड कर रहे हैं. तो टोटल हमारे पास 6 एटम्स हो गए. जब किसी वॉइड को 6 एटम सराउंड करते हैं, दैट वॉइड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. फिर बात कर लेते हैं C की. C के नीचे देखो, एक एटम, ऊपर 3 एटम, 4 एटम सराउंड कर रहे हैं, तो दिस वॉइड विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब बिफोर गोइंग फर्दर, अब बिफोर प्लेसिंग द नेक्स्ट लेयर, मुझे पहले बात करनी है वॉइड्स के बारे में. वॉइड्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. क्यों? अब वॉइड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों चाहिए ये भी सुन लो. आगे जाकर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएंगे कुछ आयनिक कंपाउंड्स. लेट्स से हमारे पास आएगा NaCl नेगेटिव का क्रिस्टल पढ़ना. जनरली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, एक आपका जो आयन होता है वो बड़ा होता है, एक आयन छोटा होता है. जो छोटे वाले आपके आयन्स होते हैं वो वॉइड्स के अंदर रहते हैं, और यही केस हमारे पास हाइड्राइड्स, ब्रोमाइड्स, कार्बाइड्स के साथ होता है. वहाँ पे आपके हाइड्रोजन वॉइड्स के अंदर रहते हैं, कार्बाइड्स के अंदर कार्बन आपके वॉइड्स के अंदर रहते हैं, और ब्रोमाइड्स के अंदर आपके बोरॉन एटम जो होते हैं वो वॉइड्स के अंदर रहते हैं. सो हमें एग्जैक्टली सफियर्स का तो पता होना चाहिए, साथ में सफियर्स के साथ जो वॉइड्स बन रहे हैं मुझे उनका भी काउंट रखना है. सो लेट्स से कि हमारे पास सफियर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लेट्स से दीज आर n. सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड? चलो कोशिश करते हैं. लेट्स से मेरे पास ये है, एक एटम है, इसके साथ में क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
ये एटम है, इसके साथ में एक वॉइड है, इसके साथ में एक वॉइड है, इसके बदले एक वॉइड है, और इसके बदले भी यहाँ पे वॉइड होगा। इधर भी देख सकता हूँ, इसके बदले एक वॉइड है ऑक्टाहेड्रल, इसके बदले भी ऑक्टाहेड्रल है। तो एक सफ़ियर के एक बदले ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। इसकी सफ़ियर की बात करूँ, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा अगर मैं पूरा क्रिस्टल बनाऊँ लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा। तो कैन आई गेट एन आइडिया कि हर एक सफ़ियर के बदले एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अगर सफ़ियर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपके कितने आएंगे? n आएंगे। नेक्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी इजीली देख सकते हो। जस्ट नोटिस इस ऑरेंज एटम को ले लो। अब देखो इस ऑरेंज एटम के नीचे आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, और इसके इधर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसके बॉटम पे इधर, इसके बॉटम पे इधर, इसके बॉटम पे और एक इधर। सिमिलर इसके बॉटम पे भी एक होगा, एक इधर होगा। अच्छा इसको ले लेते हैं, इसके बॉटम पे एक है और एक इधर। अगर मैं क्रिस्टल पूरा बनाना चालू करूं ऐसे करके, ऑरेंज के पूरे प्लेस करने शुरू करूं, तो यहाँ पे भी एक बनेगा। इसके बॉटम पे और इधर भी एक बनेगा, इसके बॉटम पे एक, इधर भी बनेगा। सो कैन आई गेट एन आइडिया कि अगर आपके सफ़ियर्स n हैं तो उसके डबल आपके टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, दैट इज 2n। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे इस बेसिस पे बहुत सारे एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स गिवन है जिसमें ये नॉलेज मेरा यूज़ होता है। तो नॉलेज क्या है? अगर एटम्स n हैं तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n क्रिएट होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज 2n क्रिएट होंगे। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन। नाउ ये समझने के बाद फिर से पैकिंग पे वापस चलते हैं। सो एज यू कैन सी हमने सेकेंड लेयर ऑलरेडी प्लेस कर दी थी। अब बारी है हमारी थर्ड लेयर प्लेस करने की। अब थर्ड लेयर के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन रहता है कि आप सी कौन से हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस करो। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं कि या तो आप थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेसमेंट करो, दूसरा केस आ जाता है कि या आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्लेस करो। इन बोथ केसेस यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग। तो मुझे ये पैकिंग भी करनी है, मुझे ये पैकिंग भी करनी है। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि मैं सी के ऊपर थर्ड लेयर रखनी शुरू करूँगा। वहाँ से मुझे एक तरह की पैकिंग मिलेगी, वो स्टडी करके मैं फिर से इसी कंडीशन पे दोबारा से वापस आऊँगा और फिर मैं बी पे प्लेसमेंट शुरू करके वो दूसरी काइंड ऑफ पैकिंग जो आएगी उसके वो मैं स्टडी करूँगा। इज इट क्लियर? लेट्स प्लेस थर्ड लेयर ओवर द tetrahedral void C. तो चलो, and now notice one thing. When you start placing over the tetrahedral void, this layer is coming exactly over the first layer. Hence I am showing it up with the blue color. तो can I see कि मेरी लेयर जो हैं वो रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। सो A के ऊपर नई लेयर आई थी B के ऊपर रेप्लिकेशन A आ गया। A के ऊपर अगर नेक्स्ट लेयर प्लेस करूँगा वो B टाइप आएगी, फिर उसके ऊपर A आएगी, फिर B आएगी। सो दिस AB टाइप ऑफ पैकिंग इट इज़ कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो इस पैकिंग को समझने के लिए फिर से आई विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द यूनिट सेल। अब यहाँ से यूनिट सेल को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द यूनिट सेल। ये फर्स्ट लेयर के, ये सेकंड लेयर के, एंड नीचे बॉटम पे भी क्या है? वो सेम लेयर है। तो लेट मी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द यूनिट सेल। ये हमारा यूनिट सेल आता है। अब इसको ओपन करके भी मैं शो कर देता हूँ, ये हमारा यूनिट सेल है। अगेन देखो, ये वाला लेयर A था, ये नेक्स्ट लेयर थोड़ा डिफरेंट था, ऊपर हमारा फिर से रेपिटेशन हो रहा था, दैट इज़ A, इसके ऊपर फिर से B आएगा। तो दिस इज़ आवर यूनिट सेल जो बार बार रिपीट होता चला जाएगा। अब इस यूनिट सेल को आपकी कॉपी के अंदर कुछ इस तरह से शो किया जाता है। अब तुम्हारी कॉपी में ये ऐसा तो शो नहीं किया होगा, भाई तुम कॉपी पे ये चीज़ ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, बट ये समझ लो ये तुम्हारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू है कि यहाँ से ऊपर से देखोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नाउ अब एटम्स को छोटा करके यूनिट सेल बनाने की कोशिश करते हैं। Now joining the centers, I get
अब तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सो आपने ऐसा यूनिट सेल कहाँ पे शुरुआत में क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो किया था, इट वॉज कॉल्ड एज हेक्सागोनल यूनिट सेल, hence the packing is called as hexagonal closed packing. And you have to remember word HCP. So HCP का यूनिट सेल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब तुमसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से क्या था कि कोई भी रैंडम एटम ले लो, उसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं, दैट वाज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पैकिंग से तो मैं बहुत इजीली तुम्हें शो कर सकता हूँ, मुझे शो करना है यहाँ से जो तुम पेपर पे बनाओगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, लेट मी टेक दिस वाला एटम, इसको ये एटम 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 एटम टच कर रहे हैं। नहीं पता चल रहा है, लुक हियर, इस एटम को 6 एटम ये सराउंडिंग एटम्स टच कर रहे हैं। ओके, इसी एटम को 4, 5, 6 हो गए, 7, 8 एंड 9 ये भी टच कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दिस एटम इज प्लेस्ड बिटवीन दीज 3 एटम। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये और ये और ये, इसके बीच में ये वाला आइटम रखा हुआ, समझ पा रहे हो? ये वाला ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज, ये वाला, इसके ऊपर तो ये आइटम पड़ा ना, ये वाला आइटम। ठीक है जी, तो कितने हो गए? 6 इसके अपने लेयर के हो गए, 3 नीचे हो गए। एंड कैन आई से यही 3, यही, दिस इज लेयर ए, दिस इज बी, दिस इज ए, इसके ऊपर भी क्या होगा? लेयर बी। वहां पे भी 3 एटम्स होंगे जो इसको टच कर रहे होंगे, इसके ऊपर भी 3 ऑरेंज होंगे, ऐसे करके। सो कैन आई से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसके नीचे 3, इसके साथ में 6, इसके ऊपर भी 3। तो द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP यूनिट सेल या HCP पैकिंग, इट इज 12। होपफुली ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। चलो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें बात करनी है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे क्यूबिक सिस्टम में कैसे निकालते आए थे? हम कहते थे जो भी कॉर्नर्स पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। सो कैन आई से कि यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा? दिस इज़ माय क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, क्या इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8 होगा? लेट्स क्लियर योर डाउट। चलो इसको भी देखते हैं, 3D में समझते हैं। लेट मी टेक एनी रैंडम एटम, एनी रैंडम कॉर्नर एटम। मैंने ये ग्रीन को मैंने लिया और मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ। टॉप व्यू, ऊपर से तुम्हें क्या दिखेगा? हेक्सागन दिखेगा, जस्ट लाइक दैट। लेट मी ड्रॉ दिस ग्रीन एटम, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसके पड़ोसी कितने हेक्सागन होंगे जिसके अंदर ये वाला ग्रीन वाला आइटम शेयर्ड होगा। तो इफ आई ड्रॉ इट, ये हमारे पास आ जाते हैं टोटल 3। तो क्या इसका कंट्रीब्यूशन 1/3 होगा? वेल, नहीं। इफ यू सी इट, 3 तो आपके नीचे हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। 3 तो आपके नीचे हैं, इसके ऊपर भी तो बने होंगे, जस्ट लाइक दिस। तो टोटल ये वाला कॉर्नर एटम कितने हेक्सागन्स के अंदर डिवाइड हो रहा है? 1, 2, 3 ऊपर, 1, 2, 3 नीचे। सो ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1/6। तो ये 6 यूनिट सेल के अंदर ये एटम डिवाइड हो रहा है। सो याद रखना है, इन HCP यूनिट सेल द कॉर्नर एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ नॉट 1/8, इट इज़ 1/6। ईजी हो गया। चलो दूसरा एटम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ये वाले सेंटर एटम की, फेस सेंटर एटम की, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी, ये वाला जो फेस सेंटर है किन के अंदर डिवाइड हो रहा है? 1 एंड 2। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? दैट इज़ 1/2। तीसरा हमारे पास आ जाता है जी एटम, ये जो ऑरेंज वाले हैं। एंड इफ़ यू नोटिस केयरफुली, दीज एटम आर प्रेजेंट इनसाइड द HCP यूनिट सेल।
तो इनका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा. So let me calculate total number of atoms per unit cell. तो कॉर्नर्स पे हमारे पास हैं 12 और उनका कंट्रीब्यूशन है 1/6. बीच में फेस सेंटर के हमारे हैं 2 ऊपर और नीचे, कंट्रीब्यूशन है 1/2. फिर हमारे पास आ जाता है बीच में प्रेजेंट हैं 3 और इनका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 है. यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 3, ओवरऑल 6 आइटम्स पर यूनिट सेल. कॉपी के अंदर इसको अच्छे से नोट करना बिकॉज ये जनरली समझ में नहीं आता. चलो, ये तो हो गई एक तरह की पैकिंग विच रिजल्टेड इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. अब मुझे बात करनी है दूसरी तरह की पैकिंग. मैं फिर से वहीं पे वापस आ गया हूँ. तो पिछले में हमने क्या बोला था, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स सी बन रहे थे, तो हमने थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रखी थी. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे जब हमने थर्ड लेयर रखी तो हमारे पास जो पैकिंग आई इट वॉज कॉल्ड एज HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3D. अब दूसरा केस मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्लेसमेंट शुरू करूँगा थर्ड लेयर की. लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब देखो, ये जब मैंने लेयर प्लेसमेंट शुरू की, ना तो ये बॉटम लेयर जैसी है ना ये सेकंड लेयर जैसी है. तो हेंस आई एम शोइंग इट विद अ डिफरेंट कलर एंड आई विल से दिस एज अ सी लेयर. अब फोर्थ लेयर लगनी है. अगेन रूल हमारे पास वही है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे हम लेयर रखेंगे. तो चलो जी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करना शुरू करो. नाउ नोटिस वन थिंग, दिस लेयर इज कमिंग एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर. ठीक है जी, हेंस आई हैव शोन इट विद द ब्लू कलर. सो सबसे बॉटम वाली लेयर अगर A है, सेकेंड लेयर अलग आई थी, आई विल कॉल इट एज अ B. थर्ड लेयर जो ग्रीन लेयर थी वो भी अलग आई थी, आई विल हैव टू कॉल इट एज C. फिर इसके बाद रेपिटेशन शुरू हो गया, हमारे पास A आई, इसको ऊपर करूँगा इसके B आएगी, फिर हमारे पास C आएगी, फिर रिपीट होगा A आएगी, फिर B होगा, फिर C आएगी. सो दिस ABC टाइप ऑफ पैकिंग इट इज़ कॉल्ड एज cubic closed packing or it is called as face centered cubic structure. अब इसका नाम समझने के लिए मुझे इसमें से यूनिट सेल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसका यूनिट सेल इजीली नहीं पता चलेगा. और जब मैं यूनिट सेल तुम्हें दिखा भी दूंगा तुम्हें तब भी पता नहीं चलेगा ये यूनिट सेल कौन सा है. सो लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द यूनिट सेल फर्स्ट. सो यहां से यूनिट सेल मैं निकाल रहा हूं एंड दिस इज आवर यूनिट सेल जिसके ऊपर ये लेयर A है, नीचे C, B और इसके नीचे एग्जैक्टली फिर से A लेयर है, वो भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह. इसको ओपन अप करके आपको दिखाऊं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है ना, नीचे A लेयर है और ऊपर भी हमारे पास A लेयर है जो दोनों सेम लग रही हैं. देन दिस इज B लेयर और ये हमारे पास C लेयर है. तो दिस इज हाउ यूनिट सेल लुक्स लाइक. अब यूनिट सेल तुम्हें बिल्कुल आइडिया तक नहीं लग रहा होगा कि ये कौन सा यूनिट सेल है. लेट मी चेंज द कलर टू शो इट टू यू. थोड़ा सा कलर चेंज किया और कुछ नहीं किया. ठीक है, नाउ विजुअलाइज दिस थिंग. ऊपर देखो रेड है, इसको छोटा कर रहा हूं. फिर नीचे आपके ग्रीन है, उसको छोटा किया. देन ब्लू लेयर है, उसको छोटा किया. सबसे नीचे रेड है, उसको छोटा किया. दिस इज नथिंग. ये यूनिट सेल कौन सा बना? दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. दोबारा से देखो, सबसे ऊपर जो रेड था उसको मैंने छोटा किया, ये कॉर्नर वाला बन गया. ये फेस के बन गए. नीचे वाले भी आप देखो फेस के बन गए. दिस इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अब और इजी करके मैं दिखाता हूँ. तो हमारे पास, लेट मी ड्रॉ फेस सेंटर कैसे बन रहा है वो देखते हैं. पहले हमारे पास रेड था, उसको कॉर्नर पे लगाया. फिर हमारे पास ये 6 ब्लू वाले थे. अब देखो फेस सेंटर पे ये कैसे आ रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है. ठीक है, और एज यू कैन सी ये बॉटम वाला रेड 1, 2 और 3 को टच कर रहा है. ये बॉटम वाला रेड 1, 2 एंड 3 को टच कर रहा है. तो याद रखना, फेस सेंटर के अंदर जो कॉर्नर वाला एटम होता है
वो इस फेस के सेंटर को, इस फेस के सेंटर को, इस फेस के सेंटर को, जो भी इसके फेसेस हैं उनके सेंट्रल एटम को टच कर रहा होता है। जो रिमेंबर दैट नेक्स्ट लेयर मुझे लगानी है, तो थी हमारी लेयर नंबर सी। लेयर नंबर सी लुक्स लाइक दिस, ठीक है। फिर हमारे पास टॉप लेयर आ गई, दैट इज लेयर नंबर ए, दोबारा से रिपीट हुआ, दैट इज रेड वन। तो अब आई होप कि तुम्हें इसका यूनिट सेल इजीली दिखाई दे गया होगा। अगेन जस्ट लाइक लास्ट केस, मुझे जो इसके अंदर पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब देखो मैं ले लेता हूँ केस नंबर ए। ए देखो नीचे किसको किसको, ग्रीन सी के लेयर को कौन से को टच कर रहा है, 1 2 एंड 3। इसको टच नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा। मतलब रेड लेयर के नीचे 3 होंगे, इसके ऊपर भी 3 होंगे, नीचे 3, इसके ऊपर भी 3 होंगे, प्लस इसके साथ कितने होंगे वो मुझे देखना है। एंड इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे जो हम लेयर्स प्लेस कर रहे हैं, 2D लेयर्स प्लेस कर रहे हैं, वो कौन सी लेयर्स हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 2D, है ना। और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया था वो क्या था, 6 था। मतलब इसके जो सराउंड में एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसके साथ में जो एटम्स होंगे वो 6 होंगे। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकल कर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, पीछे चलते हैं, पैकिंग दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, तो लेट मी टेक दिस वाला केस, ओके। इसके सराउंड में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बॉटम में देखो ये ग्रीन वाले 7, ये वाला टच कर रहा है 8, ये टच कर रहा है 9। इसके ऊपर 3 होंगे 10 11 and 12. Hence the coordination number in FCC as well as HCP is 12. Now the second is number of atoms per unit cell in CCP unit cell. अब ये पता होना चाहिए ये यूनिट सेल कैसा है, इट इज़ नथिंग बट FCC यूनिट सेल। ठीक है जी, ये यूनिट सेल कुछ इस तरह से है। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, ये तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। इसके कॉर्नर्स क्या हैं, 1/8। फेस सेंटर क्या है, 1/2। तो कॉर्नर्स वाले 8 × 1/8 कितने हो गए, 1। फेस वाले हमारे पास कितने हैं, 6 × 1/2, टोटल आ गया 3। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 हो गए। अब ये तो हो गया विजुअलाइज अंडरस्टैंडिंग का काम। अब यहाँ से पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा, चलो अब वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि आपके कौन से एलिमेंट की आपकी HCP अरेंजमेंट है। तो इसके अंदर एग्जांपल याद कर लेना, कोई भी दो, जिंक, मैग्नीशियम, बेरिलियम। और अगर पूछा जाए CCP अरेंजमेंट किसका होता है, तो महंगे वाले जो है ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, सिल्वर यूज़ करते हो, गोल्ड यूज़ करते हो, और बीच में कुछ % कॉपर भी डाल देते हो जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये आप CCP अरेंजमेंट में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी ऑफ HCP एंड CCP इट इज 74%। दोनों के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम था, तो हेंस आपकी जो एफिशिएंसी आती है वो भी आपकी सेम आती है, विच इज़ 74%। फिर हमने BCC की बात की थी, इसके अंदर जो एफिशिएंसी है दैट इज 68%। फिर आ जाती है 2D के अंदर, ये वाली आपको वैसे ही दिमाग के अंदर रखनी है। ये वाली एफिशिएंसी आप निकालोगे फर्दर आगे लेक्चर्स में जा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। HCP एंड CCP इनका 12 आता है, एंड BCC का इट कम्स आउट टू बी 8। BCC का जब भी देखना हो, रिमेंबर दैट सेंट्रल एटम को कंसिडर करना और वहाँ से आप अपना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो रिमेंबर दैट ऑल द कॉर्नर एटम आर टचिंग द सेंट्रल वन। नेक्स्ट आ जाता है ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 2 डबल द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सिंपल क्यूबिक पैकिंग एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। अच्छा, ये पॉइंट मैं तुम्हें बताना भूल गया
सिंपल क्यूबिक पैकिंग जो तुमने सबसे पहली पैकिंग की थी इन 3D, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, एंड सेकेंड आपने बोली थी बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग। एंड रिमेंबर दैट इनके अंदर आप वर्ड क्लोज्ड नहीं यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड क्लोज्ड। वाई? क्लोज पैकिंग के अंदर हमने बोला था कि दे हैव टू यूटिलाइज द मैक्सिमम स्पेस, डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, बट हमने देखा था इन दोनों पैकिंग के अंदर काफ़ी सारी स्पेसेस बच रही थी। तो दीज आर नॉट बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू द क्लोज्ड पैकिंग। तो हमारे पास अगर पूछा जाए क्लोज पैकिंग हमारे पास कितनी है, तो हमें याद रहना चाहिए 1 हमारे पास HCP है, 1 हमारे पास CCP है। सिंपल क्यूबिक पैकिंग इसके साथ क्लोज नहीं लगाओगे वर्ड। सो हमारे आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।